हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। इसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की यूनिट्स क्या होती है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले मेमोरी की डेफिनेशन से। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ए प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड। कंप्यूटर की मेमोरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी जो हम देखते हैं वो मेमोरी सेल की फॉर्म में डिवाइडेड होती है, क्योंकि कंप्यूटर में जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो हम 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस। इस तरीके से आपकी कुछ मेमोरी होती है जिसमें बॉक्सेस बने होते हैं और एंड ईच बॉक्सेस इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 0 स्टोर कर दिया, यहाँ पे 1 स्टोर कर दिया, यहाँ पे 1 स्टोर कर दिया। तो ये जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ये सेल्स में डिवाइडेड होती है। हर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी सेल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वी आर हैविंग 3 मेमोरी सेल वेयर वी हैव स्टोर्ड 1 0 1 एंड 0 और every memory cell is capable of storing either 0 और 1 from here you can see। हर मेमोरी सेल का एक एड्रेस भी होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मेमोरी सेल का एड्रेस 100 है, इसके बाद जो होगा वो 101 होगा। इस मेमोरी सेल के एड्रेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे इस मेमोरी एड्रेस में क्या डाटा स्टोर है। तो इस तरीके से जो मेमोरी की डेफिनेशन हुई, इट इज ए प्लेस इन ए कंप्यूटर वेयर द डाटा ऑफ कंप्यूटर इज स्टोर्ड। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मेमोरी की यूनिट्स क्या होती है। यूनिट का मतलब होता है कि हम मेमोरी को मापते कैसे हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई बाजार में जाते हैं, कोई सॉलिड चीज लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। अगर लिक्विड है तो हम लीटर्स में बोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर। तो ऐसे ही मेमोरी को मापने की क्या यूनिट्स हैं उसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है मेमोरी की वो होती है बिट। आप यहां से देख सकते हैं क्योंकि हर एक मेमोरी सेल में एक बिट स्टोर होती है, या तो वो 0 होगी या 1 होगी। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज ए बिट। और बाकी की जो मेमोरी की बिट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है आपकी बिट्स। बिट्स के बाद अब आपका आता है, अगर आप 4 बिट्स को इकट्ठा कर दीजिए, जैसे आपकी ये 1 बिट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर आप चारों बिट को इकट्ठा कर देंगे तो आपके यहां पे एक बन जाएगा निबल। ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज नोन एज निबल। ऐसे ही अगर आप यहां पे गलती हो गई, यहां पे 4 बिट्स लिखा हुआ है, अगर 8 बिट को ग्रुप कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे जैसा कि आपने यहां पे किया हुआ है, तो एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज नोन एज ए बाइट। तो ये बिट के साथ 2 यूनिट भी होती हैं। फर्स्ट आपका बिट होता है, बिट से फिर 4 बिट अगर इकट्ठी हो जाती है तो आपका निबल बनता है और फिर आपका बाइट बनता है। आप सिंगल बिट को आप एज ए डाटा नहीं मान सकते। तो कई जगह पे जो आपका बाइट है उसको भी मेमोरी यूनिट में यूज किया गया है। बाइट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो बिट और बाइट के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। इसके बाद जो यूनिट्स आती हैं, फिर आती है आपका किलोबाइट्स, मेगाबाइट, एमबी आपने सुना होगा, गीगाबाइट, टेराबाइट्स, पीटाबाइट, एक्साबाइट और जीटाबाइट। तो जो मेमोरी की आगे की यूनिट है इसके बारे में आपसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि हाईएस्ट यूनिट क्या है, आपसे स्मॉलेस्ट पूछी जाती है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और ए ग्रुप ऑफ 8 बिट मेक्स ए बाइट। अब आप आगे देखेंगे जब आपकी 1024 बाइट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो आपका 1 किलो बाइट्स बनता है। वैसे अमूमन हम देखते हैं जैसे आप ग्राम में नापते हैं तो ग्राम में आप यूज करते हैं कि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता है, पर यहां पे आप 1000 नहीं लिखेंगे, हियर यू आर यूजिंग 1024 बाइट्स। तो ये 1024 बाइट्स क्यों आया, 1000 क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए रीजन ये है कि जो हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं किलोग्राम में, जैसे हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं 245, वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। पर जो कंप्यूटर की मेमोरी के लिए जो हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो होता है बाइनरी 0 1 का। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम बेस यूज करते हैं वो 10 होता है।
तो इसलिए जो आपको 10 के एक्सपोनेंशियल में आपको वैल्यू मिलेगी, जैसे 10, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे। बट यहाँ पे हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के लिए, तो आपको 2 के जो एक्सपोनेंशियल है वो मिलेगी। तो 2⁻10 आप जब देखेंगे तो उसका जो आंसर आएगा 1024। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो 1024 का जो फिगर आया है ये आपके नंबर सिस्टम की वजह से आया, बिकॉज वी आर यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो आगे के जितने भी आपका होगा, फिर 1 MB के आपका 1024 किलोबाइट्स होगा तो उससे 1 MB बनेगी, 1024 MB से 1 GB बनेगी, एक 1024 GB से 1 TB बनेगी, और ऐसे सो ऑन 1024 के सीक्वेंस में आपका चलता रहेगा। और जीटा बाइट के बाद भी होती है, ठीक है, बट हमें अभी तक सिर्फ इतना ही। अभी जो हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो हार्ड डिस्क आती है वो आपकी टेराबाइट्स में आती है, 3 टेराबाइट्स 4 टेराबाइट की जो अवेलेबल है। तो आपको ये है हमारी मेमोरी की यूनिट, जिसमें स्मॉलेस्ट आपसे पूछी जाए तो आप बिट बताएंगे, और अगर ग्रुप में पूछी जाए देन यू कैन से बाइट, बट द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स मेक्स ए बाइट। और ऐसे ही हम चलते जाएंगे, पहले बिट से बाइट बनेगी, बाइट से किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट्स, पीटाबाइट और एक्साबाइट। तो ये हुई हमारी मेमोरी की यूनिट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, मेमोरी की टाइप क्या होती है। तो जो मेमोरी होती है हमारी बेसिकली 2 टाइप की होती है, वन इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी, अनदर इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? देखिए बेटा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो हमारे कंप्यूटर में CPU होता है, प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, सारी की सारी प्रोसेसिंग का काम वो करता है। अब प्रोसेसिंग करने के लिए कोई चीज, आप किसी डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको मेमोरी चाहिए होती है, ताकि जो डाटा को आप स्टोर कर सके, और प्रोसेसिंग में भी जो आपको यूज हो रही है उसके लिए भी आपको मेमोरी चाहिए होती है। तो जो प्रोसेसर के साथ जो आपकी मेमोरी लगी होती है, विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद योर प्रोसेसर और योर CPU, उस मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और जो दूसरी मेमोरी होती है जो आपके प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां से आप देख सकते हैं द मेमोरी विच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ योर CPU इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। यहां पे आप देख सकते हैं प्रोसेसर है ये, जो ये डील करता है ये 2 मेमोरी के साथ डील करता है, वन इज रैम, अनदर इज रोम। ठीक है, आगे सेकेंडरी मेमोरी भी आएगी, वो भी हम देखेंगे कैसे काम करती है। बट द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द प्रोसेसर। वो प्रोसेसर के साथ काम करती है, पर वो प्राइमरी को यूज करती है बीच में मीडियम के तौर पे, ताकि वो प्रोसेसर को अपना डाटा भेज सके। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी जो मेमोरी है उसकी डेफिनेशन बताई, वो मेमोरी जो आपके CPU के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहती है। दूसरी चीज है मेमोरी की, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपका रैम, दूसरा पार्ट है रोम। रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी क्यों बोलते हैं, ये भी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। पर ये दोनों जो आपकी मेमोरीज हैं ये CPU के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी। दूसरा, प्रोसेसर जब इस रैम से कोई डाटा लेता है तो उसको एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, वो कहलाता है आपका मेमोरी एक्सेस टाइम। द टोटल टाइम टेकन टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेमोरी। प्रोसेसर जो टाइम लेता है, मान लीजिए आपने कोई डाटा इससे रैम से मांगा, रैम ने आपको वो डाटा लाके दिया, तो वो जो आपका टाइम है उसको बोलते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। यूजुअली क्या होता है, जो आपकी प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, पर जो रैम होती है उसके प्रोसेसर के कंपैरिजन में इतनी फास्ट नहीं होती है। तो मोस्टली जो आपका प्रोसेसर है वो आइडियल रहता है। ठीक है, तो उसको और फास्ट बनाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आया है कैश मेमोरी का, वो हम बताएंगे कैश मेमोरी कैसे होती है। ठीक है, वो भी कैश मेमोरी क्या होती है, वो प्रोसेसर के अंदर 2 टाइप की होती है। या तो आपको प्रोसेसर के अंदर ही एक मेमोरी लगा दी जाए जिसको बोलते हैं L1 कैशे, या फिर इन दोनों के बीच में एक स्पेस, एक और मेमोरी लगा दी जाए जिसको बोलते हैं L2 कैशे,
ताकि जो आपका प्रोसेसर का जो स्पीड है उसको आपका रैम का स्पीड मैच तो नहीं कर पाएगा, पर उसको फिर भी कंपनसेट करे, क्योंकि रैम आपकी प्रोसेसर की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड होती है। तो इसलिए ये कैश का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और जो कैश मेमोरी होती है वो बहुत ही कम होती है, 4 MB, 8 MB, 16 MB। जब आप खरीदते हैं तो उसमें आप देखेंगे, कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें आपको CPU के साथ लिखा होता है L1 मेमोरी, L1 कैश इतनी है, L2 कैश मेमोरी इतनी है। वो इसलिए होती है, उस कैश में सिर्फ वही वाला डाटा होता है जो आपको प्रोसेसर को फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, जो प्रोसेसर को बार बार डाटा चाहिए होता है वो हम उसके अंदर रखते हैं। बाकी आप रैम से रखते हैं, रैम में रखते हैं, क्योंकि जो चीजें उसको फ्रीक्वेंट चाहिए कि अगर उसको अपने पास ही मिल जाएगी, सो इट विल टेक लेस टाइम टू प्रोसेस दी डाटा। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी थी। अब प्राइमरी मेमोरी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे हमने बताया, प्राइमरी मेमोरी में आती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो इसका नाम रखा गया उसका क्या मतलब है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है, इन रैम वी कैन एक्सेस एनी मेमोरी सेल रैंडमली। अब ये रैंडमली का मतलब क्या है, जो आपकी मेमोरी होती है दो टाइप की होती है, एक होती है सीक्वेंशियल नेचर की, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको, ये आपकी एक माला बनी हुई है, तो इसमें आपका ये एक एंड ये है और एक एंड ये है। सपोज आपको ये वाला पार्ट, ये वाला बीड आपने इसका निकालना है, तो आपको सबसे पहले इस साइड से ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे बीड निकालने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप इस बीड को निकाल सकते हो, यहां तक पहुंच सकते हो या इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो आपका एक्सेस हुआ ये कहलाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस, कि आप इस तरीके से जाएंगे और तभी आप, जब तक आप इनको गो थ्रू नहीं करेंगे जब तक आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो एक्सेस होती है उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। अगर मेमोरी इस टाइप की है जो आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस होती है तो वो आपकी टाइम लेती है ज्यादा। बट अगर आपको कह दिया जाए कि आप सीधा, मान लीजिए मैं आपको एक और बताता हूं, ये तो आपके बीड्स हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक फ्लावर पॉट दे दिया गया है और इसमें आपके फ्लावर ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, सपोज ये 4 फ्लावर है, और आपको कहे कि मेरे को ये वाला फ्लावर, तो आप एकदम से इसको एक्सेस कर लेंगे, इसको उठा लेंगे, ये वाला फ्लावर चाहिए तो आप इसको उठा लेंगे। तो ये जो एक्सेस हुआ ये आपका रैंडम एक्सेस हुआ। तो जो रैम है आपकी, उसमें आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को कभी भी रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा अब आप पूछोगे सर सीक्वेंशियल का क्या एग्जांपल है। आज से कुछ टाइम पहले, 15-20 साल पहले क्या आता था, एक आपने देखा होगा, आप कईयों के आपके घरों में भी होती थी, एक ऐसे ऑडियो टेप होती थी जिसके ऊपर मैग्नेटिक टेप ऐसे रोल किया होता था। उसमें आपके गाने, जो जैसे आप MP3 सुनते हैं, वो होते थे। अगर आप मान लीजिए उसमें एक साइड में आपने 5 गाने भरे हुए हैं, तो आपको अगर 4th नंबर का गाना सुनना है तो आपको पहले 1, 2, 3 को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी आप 4th नंबर का गाना चूज करके प्ले कर सकते हो। मतलब यू हैव टू गो इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो ये भी आपका डाटा स्टोर करती थी। तो इस टाइप का जो आपका स्टोरेज था उसको हम सीक्वेंशियल स्टोरेज, सीक्वेंशियल मेमोरी बोलते हैं। और अगर आप रैंडमली किसी को एक्सेस कर सके तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब आते हैं हम लिमिटेशन पे। जो रैम की लिमिटेशन आपने सुना होगा, रैम में जो डाटा होता है, रैम वोलेटाइल इन नेचर होती है। इसका मतलब है जैसे ही आपका पावर कट हुआ, रैम में जितना भी डाटा था वो सारा का सारा क्या हुआ, डिलीट हो गया। आप उसको दोबारा से रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, खाली हो जाती है, फ्लश आउट कर देता है रैम। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जो आपकी रैम है वो आपकी वोलेटाइल इन नेचर है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू इमेजिन प्रोसेसिंग विदाउट रैम। बिना रैम के आपका CPU किसी भी चीज की प्रोसेसिंग कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको कोई चीज प्रोसेस करानी है, मान लीजिए आपने कैलकुलेशन करनी है, A और B को जोड़ना है, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, इसको आपने जोड़ना है, तो इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। पर यह प्रोसेसिंग तभी होगी जब A और B को आप रैम के अंदर स्टोर कराएंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कराएंगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस एनीथिंग विदाउट रैम। तो इसलिए रैम आपकी एसेंशियल पार्ट है। और रैम की एफिशिएंसी किस चीज पे पता चलती है कि जितनी रैम की
कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी। जैसे 2 GB की रैम है तो ज्यादा डाटा स्टोर करेगी, 4 GB की रैम है तो ज्यादा और ज्यादा डाटा स्टोर करेगी। तो रैम की एफिशिएंसी ये इससे पता चलती है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अब रैम के अंदर सिर्फ हम रीड नहीं कर सकते, उसके अंदर राइट भी कर सकते हैं। मतलब हम उसके अंदर स्टोर भी करा सकते हैं और जब हमें जरूरत हो तो हम उसको रीड भी कर सकते हैं, उस डाटा को देख भी सकते हैं। तो आपका जो रैम है ये दोनों ऑपरेशन है उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रैम। रैम के 2 टाइप होती है, एक को हम बोलते हैं डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, डायनेमिक रैम क्या होती है, जो चेंज होती रहे बार बार, और स्टैटिक क्या होती है, जिसकी फिक्स हो वैल्यू, तो उसको हम स्टैटिक रैम कहेंगे। अब ये स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसका एक पूरी स्लाइड है जो हम देखेंगे कि डायनेमिक रैम क्या है और स्टैटिक रैम क्या है। सबसे पहले जब हम देखते हैं डायनेमिक रैम क्या होती है, डायनेमिक रैम के लिए डायनेमिक रैम हम कर रहे थे। डायनेमिक रैम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या फीचर्स होती है वो हम देखते हैं। जो डायनेमिक रैम है वो आपकी ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है, और ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर में ये कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर सकते हैं। तो अगर कैपेसिटर के अंदर चार्ज है तो हम कहते हैं कि वो 1 बिट है, अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है तो हम कहते हैं कि वो 0 बिट है। तो इस तरीके से हम 0 और 1 को स्टोर करते हैं डायनेमिक रैम में। पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि एक होता है मेमोरी एक्सेस टाइम। डी रैम का या डायनेमिक रैम का जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो 20 से लेके 70 नैनोसेकंड तक है, और जो डी रैम हमारी आती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 10 GB से लेके 100 GB तक अवेलेबल है। तो डी रैम के हमारे ये फीचर्स है। डी रैम में एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि उसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि उसका डाटा क्या हो, स्टोर कर सके। जो चार्ज है उसको बार बार रिफ्रेश, कभी आएगा, कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेसर के लिए करना काफी टीडियस जॉब है, डिफिकल्ट जॉब है। इसके कंपैरिजन में हमारे पास दूसरे टाइप की जो रैम आती है जिसको हम एस रैम कहते हैं, वो आप यहां देख सकते हैं। वो आपकी फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। वो आप पिछली जो आपकी डी रैम है वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है। एस रैम जो आपकी फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है और उसको जो किस टाइप की दिखती है वो इस टाइप की दिखती है, जबकि आपकी जो डायनेमिक रैम होती है वो आपकी इस टाइप की दिखती है। यहां से आप देख सकते हैं इस टाइप की आपकी डायनेमिक रैम दिखती है। डायनेमिक रैम जो आपकी होती है उससे एस रैम जो है आपकी वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, पर वो डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट होती है। कुछ फीचर्स है जो कंपैरिजन में आप लिख सकते हैं। इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, तो आप लिख सकते हैं कि डायनेमिक रैम जो होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू एस रैम। एस रैम आपकी फास्ट होती है, और एस रैम जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है डी रैम के कंपैरिजन में। ठीक है, आप तीसरा आप लिख सकते हो कि जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है, ये आपका फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। तो ये डिफरेंस हुआ हमारा डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के अंदर। अब जो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी में हमने 2 पार्ट बताए थे आपको। पहला पार्ट था रैम, दूसरा पार्ट था रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, रोम पे। रोम का जैसे फुल फॉर्म आप देख सकते हैं होता है रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको हम रीड कर सके। दोनों मेमोरी रैम हो या रोम हो वो आपके सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। जैसा कि हमने बताया, रैम तो आपका क्या करती है, जब आपका कंप्यूटर चल रहा होता है तो उसमें जितनी भी एक्टिव इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर करके रखती है। स्टोर्स एक्टिव इंफॉर्मेशन व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। बट जब आपने मान लीजिए पावर ऑफ कर दी तो आपकी जो रैम थी वो तो की सारी आपकी रैम फ्लश आउट हो गई, उसका जो डाटा था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, पर
अब आपने जैसे आप कंप्यूटर बंद कर दिया, उसके बाद आप दोबारा से कंप्यूटर चलाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, कुछ डाटा को उठा के आपको वापस से रैम में लेके आना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं जब रैम बंद है तो रैम के अंदर डाटा कैसे आएगा। तो वो जो काम करता है वो आपका रोम करता है। रोम आपकी इस तरीके से चिप्स होती हैं, देख सकते हैं आप, इसके अंदर यहाँ पे पिन्स होती हैं, यहाँ पे आप पिन देख पा रहे होंगे, दीज आर दी पिन। ये पिन आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ डाटा को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, आपको जो सिग्नल्स भेजने हैं वो सारा का सारा काम ये करती है। तो रोम तब यूज होता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होता, वो थोड़ी देर प्रोसेस करता है, उसको हम बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं उसको, हम बूटिंग बोलते हैं। तो वो जो बूटिंग का काम होता है उस दौरान एक्चुअली होता क्या है, जो आपका रोम है उसके अंदर पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शंस डाली गई हैं। वो इंस्ट्रक्शन क्या डाली गई है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ, आपका सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर रहता है, ठीक है। तो इस रोम के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शन डाली गई है कि आप कुछ जो फाइलें आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होती है वो हार्ड डिस्क से उठा के आप रैम के ऊपर ले आएं, ठीक है। तो ये जो रोम है ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है और वो इंस्ट्रक्शन हमेशा सेम रहती है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज होती रहेगी, वो इंस्ट्रक्शन सेम होती है और इसको मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। तो इसको कभी बोलते हैं एम्बेडेड रैम, ठीक है, एम्बेड कर दिया जाता है हार्डवेयर मदरबोर्ड के ऊपर, तो इसको हम एम्बेडेड रोम भी बोलते हैं कि आपका फिक्स कर दिया। एम्बेड का मतलब फिक्स कर दिया है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, यहां सबसे पहले जो आपका इंस्ट्रक्शन इसको कांटेक्ट करेगा सीपीयू, और यहां से इंस्ट्रक्शन से क्या करेगा, हार्ड डिस्क से सारी फाइलें उठा के जो आपको कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी है उसको रैम में लेके आएगा, क्योंकि रैम तो आपकी जब पावर बंद थी तो रैम खाली थी। तो इसी प्रोसेस को जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हार्ड डिस्क से उठा के रैम के ऊपर लोड कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। तो रोम का पर्पस हुआ कि आपकी हार्ड डिस्क से डाटा को उठा के रैम के अंदर लेके आना, ठीक है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इट इज ए प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ हार्डवेयर सेटिंग whenever we store in this memory and it cannot be changed later। दूसरी चीज आप देखते होंगे, जैसे ही हमने कंप्यूटर बंद किया रैम तो बंद हो गई, पर जब हम दोबारा कंप्यूटर चलाते हैं तो आप देखते हैं कि टाइम तो वही आता है जो आपके, जैसे आज 12 तारीख है या 15 तारीख है तो आपकी वो डेट दिखाता है कि इस तारीख, आज इतनी तारीख है। अगर रैम में डाटा होता वो डेट वाला भी, तो वो भी फ्लश आउट हो जाता, कंप्यूटर को पता ही नहीं चलता कौन सी डेट है। तो वो सारा का सारा जो काम होता है वो का डाटा कहां स्टोर होता है, रोम के अंदर। तो इसलिए आपका रोम भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, बिकॉज ये सीपीयू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जैसे आपका रैम होता है। अब आती है रोम की टाइप क्या होती है। रोम की आपकी टाइप है, सबसे पहले तो आपका रोम, फिर है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने बताया कि जो आप रोम है इसको आप पहले से ही प्रोग्राम करके फिर फिक्स कर सकते हैं। फिर है ई प्रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड लास्ट वन इज ई प्रोम, डबल ई, तो इसका है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपकी रोम की डिफरेंट टाइप है। तो इस तरीके से हमारी जो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, रैम और रोम, वो हमने कवर कर लिए हैं। रैम आपका एक्टिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन को हम उसके अंदर फिक्स कर देते हैं और उसको मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड कर देते हैं, तब जब भी आपका रोम चलेगा वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा। प्राइमरी मेमोरी हमारे हो गई है रैम और रैम। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। जैसा कि आपने पीछे देखा कि जो हमारी रैम होती है वो सिर्फ कौन सी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, टेम्परेरी स्टोर, जैसे ही पावर ऑफ हुई सारी की सारा डाटा चला गया। और जो आपका रोम है वो कुछ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। बट अगर आपको डाटा
लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपने स्टोर करना है तब हम क्या करेंगे? इफ यू हैव टू रिटेन योर डाटा फॉर ए लॉन्ग टाइम सो दैट वी कैन रिट्रीव इट इन फ्यूचर, तो उसके लिए जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो एग्जिस्टेंस में या सीन में आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है कि आपके डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सके लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आप उसको रिट्रीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपना बायोडाटा बना लिया। ऐसा तो है नहीं कि आपने बायोडाटा बनाया, उसको रैम में स्टोर कर दिया, आज हमने बना लिया, उसके बाद कल दोबारा से आए तो नहीं मिलेगा तो आप दोबारा बना के भेजेंगे। ऐसा नहीं है। बायोडाटा हम एक बार ही बनाएंगे, उसको सेव करेंगे और फिर वो जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम उसको तो उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी का रोल कैसे आता है? क्या ये सीपीयू के साथ कांटेक्ट में नहीं होती? सीपीयू के साथ सेकेंडरी मेमोरी कांटेक्ट में होती है, बट थ्रू रैम। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपने एक वर्ड की फाइल खोली, आप जैसे उसकी वर्ड की फाइल के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर बाद काम करने के बाद उसको सेव करते हैं, फाइल में जाते हैं और सेव या सेव एज करते हैं। तो जब आप सेव या सेव एज करते हैं उसके बाद जो सबसे पहले जैसे आपने ओपन किया और उसमें काम कर रहे हैं तो उसकी एक कॉपी आपकी रैम के अंदर स्टोर होती है, बट जैसे ही आप उसको सेव करते हैं तो उसकी रैम की कॉपी रैम में भी रहेगा, रैम की कॉपी उठ के आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है और उस सेकेंडरी मेमोरी से आप बाद में जब चाहे 2 दिन बाद 5 दिन बाद उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी में आते क्या क्या हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी में जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क, जो आपके कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। रैम भी फिक्स होती है और हार्ड डिस्क भी फिक्स होती है। तो जैसे ही आप सेव एज करते हैं तो रैम का डाटा उठ के आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाता है और वो आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। अब आपका हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, तो आप ऐसा तो है नहीं जब आपको कोई अपना बायोडाटा मान लीजिए प्रिंट आउट निकालने के लिए कहीं बाहर लेके जाना है, आपके घर पे प्रिंटर नहीं है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि हार्ड डिस्क निकाल के ले जाएंगे। तो उस चीज के इजी करने के लिए दूसरे सेकेंडरी डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी के ऑप्शन बनाए गए, जिसका नाम है, जैसे आप देख सकते हो, पेन ड्राइव। आप क्या करें, अपने कंप्यूटर से डाटा निकाल लें और फिर इसको कहीं पे भी ले जाए। आप जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में ले जाए, ऑफिस से होम पे ले आए। ऐसे ही दूसरा एक और आपका मीडियम है जिसको हम सीडी के ऊपर भी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी कार्ड के ऊपर भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी के डिफरेंट ऑप्शन बनाए गए हैं जो हम यूज कर सकते हैं। दे आर हार्ड डिस्क दोनों टाइप की आती है, कंप्यूटर के अंदर लगती है, एक बाहर भी आती है जो आप यूज करते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अगर आपने बहुत सारा ज्यादा, क्योंकि पेन ड्राइव की कैपेबिलिटी आपकी 32 GB 64 GB यही होती है, 132 256 GB, इससे ज्यादा नहीं है। पर अगर आपको 1 टेराबाइट का डाटा स्टोर करना है या कहीं ले जाना है, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। पेन ड्राइव आपने देखा, सीडी देखी, ब्लू रे डिस्क, वो भी आपकी सीडी की तरह ही होती है, बट उसकी जो कैपेसिटी होती है वो सीडी और डीवीडी से ज्यादा होती है। इसके अलावा मेमोरी कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स, ऐसी चीज जिसमें हम परमानेंटली डाटा स्टोर कर सके, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि मेमोरी क्या है, मेमोरी की यूनिट्स क्या हैं और मेमोरी की टाइप्स क्या है। मेमोरी की टाइप्स में हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आती है। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम और रोम आती है। रैम में 2 टाइप होती है, एस रैम और डी रैम। इसी तरीके से रोम में भी आपकी 2, रोम, ई प्रोम, ये आपकी आती हैं। ये आज हमने क्लास में किया।